हम लोग अभी बात करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग बिपिन चंद्रा देख रहे थे और उसमें हमने फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा जो स्टोरी है 39 चैप्टर ऑफ बिपिन चंद्रा वो सक्सेसफुली कवर किए थे। और उसके बाद में जो अगली किताब हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बिपिन चंद्रा का ही एक्सटेंशन है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का भारत। लेकिन उससे पहले हम एक किताब देखेंगे, द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यह किताब काफी बेहतरीन है और जो इंडिया आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर फ्रीडम, ठीक है, जब हमें आजादी मिल जाती है, जब हम एक आजाद देश बन जाते हैं, तो हमारे सामने कुछ चुनौतियां होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, उस पर यह किताब बात करती है। ठीक है, हमें जो इसका पहला चैप्टर आज हम देखने वाले हैं वो मोटा मोटी किस पर बात करता है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इंडिया की जो नेशनल यूनिटी है, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इस सबको कैसे बचा कर रखना है। इन सारे शब्दों के मतलब भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि आपको पता है जो हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री, उसमें आपको पता है 3 जून प्लान होता है ना, 3 जून प्लान एक होता है जो माउंटबेटन प्लान भी इसे कहते हैं। इसके तहत भारत, इस दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो लास्ट वायसराय होते हैं, जो लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया होते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्दी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया जाएगा। मतलब 15 अगस्त की बात वो कर रहे थे। और इसी के बैकड्रॉप में इसी स्टेटमेंट को लेकर के 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसी के तहत, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है वो किसी कानून के तहत होती है, और इसी कानून के तहत क्या होती है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत को एक देश बनाया जाता है। ठीक है, और भारत 15 अगस्त को आजाद हो जाता है। तो जो ये किताब है, जो इसको मैं शुरू करूं उससे पहले इस बुक में पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे कि एक तरफ जिन्ना का स्टेटमेंट है। जिन्ना का स्टेटमेंट कब का है? 11 अगस्त का। दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, वो है 15 अक्टूबर 1947 का। मतलब जिन्ना पाकिस्तान के बनने के ठीक 3 दिन पहले एक स्पीच देते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं कि यू आर फ्री मतलब जितने भी लोग हो, यू आर फ्री फ्रॉम गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क मतलब जो मस्जिद होती है, और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of state। मतलब एक जिन्ना है, कहते हैं कि पाकिस्तान बनेगा, वहां पर आपकी जाति, आपका धर्म नहीं देखा जाएगा। लेकिन क्या ये सक्सेस हुआ? द क्वेश्चन इज दिस। नहीं, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान बनने के अंदर जो इतिहासकार हैं, हमने देखा था रामचंद्र गुहा और बिपिन चंद्रा को डिस्कस करते समय, उस समय कि पाकिस्तान बनने के विदिन 5 ईयर वहां पर थियोक्रेसी का रूल हमें देखने को मिलता है। वहां के मिनोरिटीज जो हैं उनके राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, वहां पर मिलिट्री रूल लगाया जाता है। तो पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ बीइंग अ थियोक्रेटिक स्टेट एंड मिलिट्री रूल, इज अ फेल्ड स्टेट। लेकिन दूसरी तरफ पेज नंबर 6 पर नेहरू का भी एक कथन है। तो मैं इसको बोलने से पहले चैप्टर को शुरू करूंगा, तब आपको, अब नेहरू क्या कहते हैं कि वी हैव अ मुस्लिम मिनोरिटी, हमारे देश में भी मुस्लिम मिनोरिटी है, हु आर सो लार्ज इन नंबर। आपको पता है जब भारत आजाद हुआ ना 1950 में, 1950 के पास अगर हम देखें तो इस समय तो रिपब्लिक हम बन गए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था 1950 तक। तो 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है भारत में। तो नेहरू बोलते हैं कि वी हैव अ मुस्लिम मिनोरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर्स दैट दे कैन नॉट, इवन इफ दे वांट टू गो एनीवेयर एल्स, वो जा ही नहीं सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए दैट इज द बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट। हमें इस पर बहस नहीं करनी है। व्हाट एवर द provocation from Pakistan and whatever the indignities and the horrors inflicted on non-Muslim there,
जो भी पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम हैं उनके ऊपर जो भी हॉरर्स, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी उनका सप्रेशन हो रहा है उसको हम अपने ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें अपने देश के जो मुस्लिम हैं उनके क्या करना है, वी हैव टू मस्ट गिव देम सिक्योरिटी, हमें उन्हें सिक्योरिटी देना है, राइट ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेटिक स्टेट। एंड इफ वी फेल टू डू सो, अगर हम अपने देश के मुस्लिमों को यह नहीं दे पाएंगे तो वी शैल हैव अ फोस्टरिंग सोर व्हिच विल इवेंचुअली पॉइजन द होल बॉडी पॉलिटिक एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय इट। अगर हम अपने देश को में रहने वाले मुस्लिमों को उनके अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकार नहीं दे पाए तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब होता है कि जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ उनके डेमोक्रेटिक राइट्स उनको नहीं एश्योर किए गए, तो अगर ऐसा ही रवैया हम अपने देश में मुसलमानों के साथ रखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम एक ऐसे घाव को अपने शरीर में पनाह दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारे पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो दिस इज व्हाट आइडिया ऑफ इंडिया। मैं आपको यही बताना चाहता था कि पेज नंबर 6 पर एक तरफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, क्या है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान विच इज अ फेल हो गया विद इन 5। हिस्टोरियन कहते हैं कि जो जिन्ना है, जिन्ना का जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान होता है वो 5 साल के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो जिन्ना जो 11 अगस्त 1947 को ये कहता है कि जाति पात कुछ नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान में, वहां पर मिनोरिटी के राइट्स क्या होती हैं, वहां पर महिलाओं के साथ क्या होता है, वहां पर हिंदू जो मिनोरिटी है, वहां पर जो सिख हैं उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया है, क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया। पेज नंबर 6 पर ही आपको ये मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपके पास अगर बुक है तो, इफ डोंट हैव दैट इज अनदर थिंग, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइडिया ऑफ इंडिया है कि हमें अपने मिनोरिटीज को के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर शुरू होता है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, द बुक इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, द चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। पहला चैप्टर क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। अगर आप ये चैप्टर, इस चैप्टर का शुरुआत ही देखोगे तो ओवरऑल राइटर जो शुरू में ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं, एक बैकग्राउंड बनाते हैं, तो वो कहते हैं देखो मेन 3 चैलेंजेस हैं। जब कोई भी देश आजाद हुआ, ये जब अपना देश आजाद हुआ तो 3 मेजर चैलेंजेस होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इन तीनों चैलेंजेस में हम जानने की कोशिश करते हैं। जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया के सामने सबसे पहला चैलेंज था, क्या है, नेशनल बिल्डिंग का, ठीक है। यानी नेशनल बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया है कि जो इसके साथ 2 टर्म जुड़े हुए हैं। नेशनल बिल्डिंग का मतलब हो गया कि जो इंडिया की नेशनल यूनिटी है ना, नेशनल यूनिटी। अब आप पूछोगे नेशनल यूनिटी किसकी होती है, तो यूनिटी हमेशा पीपल की होती है। आप ये समझो, यूनिटी किसकी होती है, पीपल की होती है। और पीपल भारत में क्या है, भारत में पीपल बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है। बहुत सारे इथनिक लोग हैं, कोई असम का है, कोई मेघालय का है, कोई तमिलनाडु का है, और बहुत सारी रिलीजन के भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था हिंदू एंड मुस्लिम। तो आप समझो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, नेशनल बिल्डिंग में नेशनल यूनिटी का। और नेशनल यूनिटी किसकी होती है, यूनिटी तो पीपल की होती है ना। तो ये हो गया। अब इसमें इसको एसिमुलेट करना है। और दूसरा जो पॉइंट है, एक नेशनल यूनिटी और एक दूसरा टर्म होता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। क्या होता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। पहला नेशनल यूनिटी और दूसरा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसी पर पहला चैप्टर बेस है पूरा। और जो दूसरा यहां पर चैलेंज है वो है डेमोक्रेसी का, ठीक है। वो दूसरे चैप्टर में इस पर डिस्कस किया गया है। और जो तीसरा चैप्टर है जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और तीसरा जो चैलेंज है जो तीसरे चैप्टर में इसमें डिस्कस किया गया है कि जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, जो पॉवर्टी को कैसे कम करना है, क्योंकि भारत एक गरीब देश है, आज भी हम गरीब हैं। तो ये जो पहला नेशनल बिल्डिंग का चैलेंज है जिसमें नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आता है। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आएगा तो जो भारत, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब जो सीमाएं हैं, ठीक है, जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, जो भारत को एक भारत बनाना है ना। भारत में कई सारे लोग हैं जो भारत में नहीं जुड़ना चाहते हैं, जैसे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स के इश्यूज हैं, ठीक है। तो दूसरा ये प्रॉब्लम आ जाएगा। पहला ये हिंदू मुस्लिम वाला, और दूसरा क्या आ जाएगा,
जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको भी हमें क्या करना है, इनको भी हमें एसिमिलेट करना है। तो आप देखो पहले इस चैप्टर में यही चीजें आपको अक्षरशः मिलेंगी वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स को एसिमिलेट करना है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज कि भारत में जो स्टेट्स हैं, जो राज्यों का गठन होगा, जो भारत बनेगा, जो भारत एक यूनियन बनेगा, ठीक है, भारत क्या बनेगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनेगा। तो उसमें जो स्टेट्स को बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो इसमें क्या ध्यान में रखा जाएगा, उनके लैंग्वेज, ठीक है, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसी को कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब आप पूछोगे कि साहब ये रीऑर्गेनाइजेशन क्यों किया जाएगा? वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है। एक तमिल बोलने वाला कंफर्टेबल नहीं होता है अगर उसके सामने हिंदी बोला जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये तीन ही प्रॉब्लम होती है। पहला, जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, यानी इसको कह सकते हो जो इंडिया का सेक्युलर आउटलुक है, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है। दूसरा, जो प्रिंसली स्टेट्स का एसिमिलेशन है। और जो तीसरा, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। ये हमें फोर्स के द्वारा करना पड़ा था। प्रिंसली स्टेट्स हैं, कई सारे राज्य रजवाड़े हैं जो भारत में मिलना ही नहीं चाहते हैं, तो उसमें सरदार पटेल का बहुत कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो मणिपुर हो, कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन बुक में केवल एक दो एग्जांपल ही दिया गया है। उसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन तो हमने अपने ही राज्यों की खुशी के लिए किया कि भाई तुम तमिल बोलते हो, चलो कोई बात नहीं, तुम मराठी बोलते हो, कोई बात नहीं, तुम उड़िया बोलते हो, कोई बात नहीं, तो हम तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें क्या कर देंगे, रीऑर्गेनाइज कर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी हो। तो ये हम अब रफ कर रहे हैं। यही जो नेशनल बिल्डिंग के तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है प्रिंसली स्टेट्स और दूसरा है रीऑर्गेनाइजेशन। और नेशनल यूनिटी में होती है यूनिटी ऑफ पीपल, लोगों को जोड़ना। लोगों को कैसे जोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम को जोड़ेंगे, और हिंदू मुस्लिम को जोड़ेंगे इसका मतलब भारत का सेकुलर आउटलुक, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है, जो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होली बाय द अमेंडमेंट ऑफ 42 अमेंडमेंट किया गया, उसमें सेकुलर वर्ड जोड़ा गया। हालांकि जोड़ने की जरूरत नहीं थी, कई सारे लोग कहते हैं, दैट इज अनदर डिबेट, ठीक है। तो हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उतना डिबेट अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोई अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, तो हमें वो ध्यान में नहीं रखना है। तो ये हम चैप्टर को अभी डिस्कस करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट इशू हमारे सामने है, पहला इंपॉर्टेंट इशू हमारे सामने है, वो है, क्या इशू है, नेशनल यूनिटी का, ठीक है। क्या है, नेशनल यूनिटी के प्रश्न पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आपको पता है 1947 में देश आजाद होता है, और उसके बैकड्रॉप में क्या काम करता होता है, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, जिसको ऐसा माना जाता है मुस्लिम लीग और जिन्ना के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने काफी फोर्स किया और टू नेशन बनाए, दो देश बनाए। तो क्या हो गया, पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन ऐसा हुआ कि पार्टीशन कैसा था बताओ, पार्टीशन कैसा था, पार्टीशन अनप्लान्ड था, ठीक है, बहुत ही हेक्टिक हो गया, बहुत जल्दी में हो गया, और कम से कम 5 से 10 लाख लोग मारे गए, मतलब कि अनप्रेसिडेंटेड था। ये कैसा इवेंट था, अनप्रेसिडेंटेड मसाकर हुआ, लोग एक दूसरे को मारने लगे। तो कई सारे प्रश्न हमारे सामने आकर खड़े हो गए, और उसी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट, बी ओके, मार्कर कहां गया मेरा, मार्कर, हाँ, जस्ट ओके। सो तो ये क्या बात है कि अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। तो अब एक क्या बना, एक पाकिस्तान बन गया था और एक अपना देश इंडिया बना, ठीक है। तो पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, उस पर तो हमें बात ही नहीं करनी है। तो भारत का जो चैलेंजेस थे ना, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब भारत में सबसे बड़े इश्यूज, क्योंकि हमने देखा है ना कि हमें नेशनल यूनिटी के कॉन्सेप्ट को अभी देखना है। अब इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बुक में लिखा गया है, उसमें किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है पार्टीशन के समय, वो है रिहैबिलिटेशन का। किसका, रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि जो देश हमारा बट गया है, जो बहुत बड़ा होता था यहां तक और यहां तक भी, वो अभी बट गया है ऐसे, ठीक है।
तो जो लोग इधर से डिस्प्लेस होकर के आए, जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनको क्या करना है, रिहेबिलिटेट करना है। मतलब उनको हाउसिंग देना है, उनको हेल्थ देना है, उनको एजुकेशन देना है, इनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको खाने का भोजन देना है। तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले होते हैं। अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं थोड़ा, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे इस बुक में जो पहला चैलेंज है, पहला चैलेंज इसी किताब में, वैसे तो 3 चैलेंज है, वो 3 डिफरेंट चैप्टर्स में आगे आने वाले हम देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 3 चैलेंजेस हैं पहले ही चैप्टर में, कि पहला क्वेश्चन क्या है, जो पार्टीशन से उपजी हुई समस्या है ना, उसको सॉल्व करना। तो जैसे जब पार्टीशन होता है तो सबसे बड़ा जो इसके 4 कारण ऐसे हैं जो 4 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, 4 मेजर प्रॉब्लम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पाकिस्तान से के बनने से, ठीक है। पार्टीशन बना यानी पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुआ इसका मतलब पाकिस्तान बना। तो 4 मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं उस समय, वो सबसे पहला और दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये, जब इंडिया को डिवाइड किया गया तो प्रश्न ये रहा कि भारत में जो उस समय मुस्लिम थे ना, मुस्लिम कहीं एक जगह पर नहीं थे, ठीक है। सिंगल मेजोरिटी जगह में मुस्लिम हुआ ही नहीं करते थे। मतलब मुस्लिम क्या है, मुस्लिम यहां पर स्केटर है, यहां पर मुस्लिम का डोमिनेशन ज्यादा है और यहां पर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, एक पाकिस्तान इधर बनता है, एक पाकिस्तान इधर बनता है, और बीच में क्या है, इंडिया है। यानी एक वेस्टर्न पाकिस्तान, एक ईस्टर्न पाकिस्तान, और बीच में इंडिया होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कई सारे मुस्लिम एरियाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, ठीक है, जिसका एग्जांपल जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में कौन गांधीयन होते हैं, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। वो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं, वह उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। वो सत्याग्रह को भी लीड करते हैं। वो पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते, लेकिन उनको जबरदस्ती मिला दिया जाता है। तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे, ठीक है। आप समझो हम किस पर बात कर रहे हैं, कि जो पार्टीशन से उपजी अभी समस्याएं हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ये हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अनदर रीजन था वो था पंजाब एंड बंगाल का। क्या था, पंजाब एंड बंगाल का। पंजाब एंड बंगाल में क्या समस्याएं हुई कि ये जो दोनों स्टेट हैं, यहाँ पर आधे में तो मुस्लिम हैं और यहाँ पर सिख और हिंदू हैं, और यहाँ पर क्या है, इस तरफ मुस्लिम हैं और इस तरफ हिंदू हैं। तो इनको क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया। इनको क्या किया गया, बाइफरकेशन हुआ, इनको 20 से डिवाइड कर दिया गया। तो जब इनको 20 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का, जब लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने क्या रहेगी, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराना, उनको आवास प्रोवाइड कराना, उनको जो कैंप हैं, जो कैंप होता नहीं है जहां पर वो लोग रिफ्यूजी लोग आकर के रहते हैं, रिफ्यूजी कैंप इज नॉट अ गुड वर्ड, बट जो ऐसे कैंपस बनाए जाते हैं, एक रिफ्यूजी क्राइसिस ही आप समझ सकते हो। लोगों को पता नहीं होता है कि कहां से लोग आते हैं और कहां, उनको कई लोगों को तो 14 अगस्त 15 अगस्त तक भी नहीं पता होता है, खास करके जो इस बेल्ट में लोग होते हैं, कि भाई हम इधर हैं या इधर हैं, हम कहां गए हैं। लेकिन बाद में लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए, कई सारे लोग अपने रिश्तेदारों के पास, कई सारे लोग मूवमेंट करके आते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, तो सरकार के सामने इनको रिहेबिलिटेट कराने की प्रॉब्लम होती है। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि जब ऐसे इनका बाइफर्केशन होगा तो मिनोरिटीज के जो राइट्स है ना, मिनोरिटी के जो राइट्स हैं, तो ये जो पहला चैलेंज होता है वो मिनोरिटी के ही राइट्स पर बुक के अंदर आप देखो यही बात किया जाता है कि जो कि जब भारत में मुस्लिम आता है, जो भारत में मुस्लिम्स हैं, उसके राइट्स को कैसे बरकरार करके उसको कैसे बनाकर रखा जाए। क्या जो भारत का मुस्लिम है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है ना। हम किस पर बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया पर। गांधी सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज शुरू हुई होता है वहां पर नेहरू की स्पीच दी गई है। कौन सी स्पीच दी गई है? When the world sleeps, India will awake to life and freedom. ठीक है, at the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to the life and freedom. ठीक है, जब दुनिया सो रही होगी तो हम और आप जाग रहे होंगे।
यही जागृति है कि हम मुस्लिमों को उनके अधिकार से वंचित कर दें? नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। ठीक है, हमें ऐसा सोचना ही नहीं है। तो ये जो पहले ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इन्हीं को सॉर्ट आउट किया गया है, जो पहला मेन चैलेंज है। ठीक है, इसी में जो सेकुलर आउटलुक है उस पर बात की जाती है। और आगे जो राइटर है, क्योंकि ये कमेटी द्वारा ये एनसीईआरटी की किताब लिखी जाती है, किसी एक राइटर का नाम हम ले नहीं सकते हैं, कई सारी कमेटीज होती हैं। तो जो मैं बेटर टू आई एम यूजिंग द वर्ड राइटर, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जो पार्टीशन हुआ उसमें कई सारे चीज बट गए। उसमें क्या बट गई? उसमें चेयर बट गई, टेबल बट गई, ठीक है, उसमें कई सारी चीजों का डिवाइड हुआ। यहां तक कि जो पुलिस का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, आपको पता है जो परेड नहीं होती है, परेड के समय जो ढोलक वोलक बजाई जाता है ना, वो भी बट गया। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूर कौन हुआ? जो डिस्प्लेस हो रहा है, जो इन सारी समस्याओं के कारण मिनोरिटी है बेचारा, जो सिख है, जो मुस्लिम है, जो सिख है और जो मुस्लिम है, मुस्लिम जो इधर रह करके ट्रेन से पर उधर जा रहा है, जो वहां का हिंदू है वो यहां आ रहा है, और बीच में ट्रेन को रोक करके उनको काटा जा रहा है, उनका बचरिंग की जा रही है, उनको सताया जा रहा है और रेप हो रहा है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है, ये सारे क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस किया जाता है इस चैप्टर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि राइटर कहता है कि ये जो डिवाइड था, ये डिवीजन केवल प्रॉपर्टी का नहीं था, ये डिवीजन केवल प्रॉपर्टी का नहीं था, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं था कि एक तुम देश बना लो ये हम बना दे। मोर और लेस ये डिवीजन क्या था? ये डिवीजन ऑफ हार्ट था। क्या था? ये दिलों का डिवीजन था यार। ये क्या था? डिवीजन ऑफ हार्ट था, दिलों का डिवीजन था। कई सारे बच्चे अनाथ हो गए, कई सारे लोग अपने रिश्तेदारों के घर छोड़ कर गए। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया, दिस इज फर्स्ट इन द फर्स्ट इन स्टार्टिंग 10 पेजेस में डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद 22 चैप्टर पेजेस है, मैं स्टार्टिंग 10 पेज डिस्कस कर रहा हूं इस किताब का। तो इसमें क्या है? इट इज डिवीजन ऑफ हार्ट, दिल टूट गया यार। एक हम लोग पढ़े थे शायद क्लास 11th में या 12th में, हिंदी में हम लोग एक कहानी पढ़ाई जाती थी सीबीएसई बोर्ड में। वो शायद कृष्णा सोबती की कहानी है, मुझे उसका नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें एक औरत होती है, वो दूसरी औरत से कहती है आप लाहौर जा रही हैं, लाहौर जाना तो मेरे लिए वहां का नमक लेकर के आना, लाहौरी नमक लेकर के आना मेरे लिए ना, क्योंकि उसको अपने लाहौर के नमक से प्यार है। फिर ऐसे कोई है, बड़ी अच्छी कहानी है, उसमें ट्रेन से आती है, कोई बीच में ऑफिसर मिलता है, वो सीबीएसई में पढ़ाई जाती, बहुत अच्छी कहानी है, कृष्णा सोबती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसी महिला, वो बहुत बड़ी कहानीकार है, उनके द्वारा लिखी गई। तो वही है ना जो अपने रूट्स से अलग हो जाता है। इन सारे प्रश्नों को इसमें क्या किया जाता है? आंसर किया जाता है। और इसी के बैकड्रॉप में गांधी जी की हत्या हो जाती है। जब देश का डिवीजन होता है, जब देश का बंटवारा होता है, ठीक है, तो आप देखते हो गांधी जी को हम ज्यादा दिन तक बचाकर नहीं रख पाते हैं। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को फायर कर दिया जाता है। एक बीच में इसमें पेज है उसका भी, और क्या है, एग्जाम्पल दिया जाता है। जब पार्टीशन होता है तो आज तो बांग्लादेश में एक गांव होता है जिसको नौखाली कहते हैं। ठीक है, नौखाली गांव, तो गांधी उस समय नौखाली में हुआ करते हैं। अब नौखाली वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भारी संख्या में हिंदू और मुसलमानों को जो है मारा जा रहा था। ठीक है, बहुत बड़ी भारी संख्या में वहां पर कत्ले आम मचा हुआ था। अब आपको पता है कि लगभग सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर परेशान हो रहे थे। ठीक है, लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही थी जाने के लिए, उनके डिस्प्लेसमेंट के लिए। 80 लाख लोग जो है, 80 लाख लोग क्या होते हैं? वो डिस्प्लेस होते हैं। लगभग 10 लाख लोग इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं हमारे पास, कोई गिन तो रहा नहीं कितनी लाशों के ढेर लगे हुए हैं, कितनी महिलाओं का रेप हो रहा है, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। ठीक है, और कितनी ऐसी महिलाएं जो थी वो खुद ही सेल्फ इमोलेशन कर लेती थी खुद। आप देखो कई सारी मूवीज बनी हुई हैं, एक कई सारी नॉवेल लिखी गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, गर्म हवा इस किताब में दिया गया है। कई सारी मूवीज हम लोग जानते हैं, और गर्म हवा देखिए, गर्म हवा का एग्जाम्पल दिया गया है। जो पार्टीशन लिटरेचर है, जो हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या हिंदी साहित्य में ही भारत का जो साहित्यिक धरोहर है उसमें पार्टीशन लिटरेचर ही है। जो पार्टीशन के बैकड्रॉप में कविताएं लिखी गई हैं, शहादत हसन मंटो को इसमें कोट किया गया है।
ठीक है। इसमें फैज अहमद फैज की जो पाकिस्तान में वो कम्युनिस्ट होते हैं, जो पाकिस्तान के जैसे अपने भारत में कई सारे लोग होते हैं ना जो लेफ्टिस्ट हैं, ठीक है, वैसे पाकिस्तान के वो लेफ्टिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। उनकी भी एक कविता का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में गांधी जी को हिंदुओं का एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है जिसको ऐसा लगता है कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, अपीजमेंट कर रहे हैं मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिमों को सामान दे रहे हैं बंटवारे में, ठीक है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी वॉज अ वेरी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड मैन यार, अमेजिंग। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी रखी है, देख रहे हो आप, कभी वक्त मिले तो पढ़ो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी। गांधी 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 द ग्रेट मैन, द होली सेंट, ठीक है। तो एक ऐसा आदमी जो बेचारा सत्य अहिंसा के लिए जिंदगी भर लड़ा रहा, उसे हम केवल मुश्किल से 200 दिन भी नहीं बचा पाए, आजादी के 200 दिन भी नहीं वो जिंदा रह पाए। गांधी जी का सपना था कि वो कभी साबरमती लौट के जाए, कभी जा ही नहीं पाए यार। वो एक बंदा जो नॉन वायलेंस और अहिंसा के लिए लड़ता रहा, उसका अंत हो गया 30 जनवरी को। एक एक्सट्रीमिस्ट ने इनका कत्ल कर दिया और 3 गोलियां मारी गांधी जी को। जब गांधी जी को 3 गोलियां मारी जाती है और गांधी जी अटर्स हिज लास्ट वर्ड हे राम, ठीक है, तब जब ये खबर पहुंचती है पूरे दुनिया में, पूरे कोने में इंडिया के, तो जो कम्युनल राइट्स हो रहे होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे होते हैं, वो दब जाते हैं गांधी जी के मरने से। जिस आदमी ने देश को आजादी दिलाई, जिस आदमी ने मरते दम तक लोगों को समझाया कि बच्चा मत लड़ो, वही व्यक्ति जब जाके मरा तो लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ। तो ये स्टार्टिंग के 10 पेजेस थे। अगला अभी हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन हैं, उनको टैकल करने की क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखो एक चैप्टर 1 घंटा लगेगा, ठीक है, एक चैप्टर 1 घंटे में मान के चलिए, हमारा ये टारगेट रहेगा। और चूंकि आधे आधे 2 अभी इस पर, और एक जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अलग से मैंने इसको देख लिया है। अभी क्वेश्चन अगला बार हमें क्या डिस्कस करना है, जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो प्रेशर बनाया गया है, जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमें बात करनी ना। अभी मैंने एक पर बात कर लिया कि इंडिया की जो सेक्युलर कैरेक्टर है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, जो भारत में मुसलमानों के अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, जो फ्रीडम और पार्टीशन से जो समस्याएं हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। अभी क्या डिस्कस करना है हमें, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका एसिमिलेशन होगा। फिर तीसरी में हम क्या बात करेंगे, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। पहले तो यूनियन बन जाएगा, फिर उनको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, किसके आधार पर, भाषाओं के आधार पर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें भी कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब हम देखेंगे।